नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कोरोना वैक्सीन और राज्य का नाम बदलने का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना के हालात और वैक्सीन का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई। बैठक के दौरान मैंने राज्य में कोरोना और अधिक टीकों एवं दवाओं की आवश्यकताओं का मुद्दा उठाया। मैंने राज्य का नाम बदलने के लंबित मुद्दे को भी उठाया। इस पर उन्होंने कहा कि वह मामले को देखेंगे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी। वह बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने 5 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंची थी। दोस्तों तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद ममता का यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का पहला दौरा है। तृणमूल सुप्रीमो बुधवार को 10 जनपद में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। अभिषेक मनु सिंघवी सहित विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं से उनके मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कमी से मौत पर किरकिरी के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार, राज्यों से मांगे आंकड़े। जी हां दोस्तों, संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान सरकार की ओर से दिए गए एक बयान पर सियासी घमासान मच गया। केंद्र की ओर से संसद में यह कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा नहीं है। सरकार की ओर से आए इस बयान ने सियासी रंग ले लिया। विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी अपनी ही सरकार से खुलकर असहमति जताने लगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के मसले पर सियासी हंगामा बरपा तो केंद्र सरकार अब हरकत में आई है। सूत्रों की माने तो सरकार ने अब राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के आंकड़े मांगे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की मौत हुई, ये आंकड़े उपलब्ध करवाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बसवराज बोइम होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा की जगह संभालेंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया। बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बेंगलुरु में भाजपा विधायक दल की बैठक में बसवराज को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के कई नेताओं से मुलाकात की। कार्यवाहक सीएम येदियुरप्पा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ होटल पहुंचे, जहां विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बसवराज के नाम पर मोहर लगी। इस बीच मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे बसवराज बोम्मई ने भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। कर्नाटक के मंत्री बसवराज और जगदीश शेट्टार ने आज शाम बेंगलुरु में राज्य के बीजेपी पर्यवेक्षकों और केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। इसके बाद में सीएम का चेहरा साफ हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों की वैक्सीन जल्द आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अगले महीने शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन। एक्सपर्ट्स ने कहा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच यह है अहम। जी हां दोस्तों, बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि बच्चों का टीकाकरण अगस्त में शुरू किया जा सकता है। मांडविया ने यह बात मंगलवार को संसद में हुई बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक में कही। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा कदम होगा। साथ ही कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए भी यह अहम कदम होगा। इससे पहले एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों की वैक्सीन को सितंबर तक मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से कोवैक्सीन की ट्रायल के नतीजे सितंबर तक आने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रधान बने सिद्धू की कैप्टन से पहली मीटिंग। 1.5 घंटे चली बैठक में सिद्धू ने सौंपी 5 मांगों की चिट्ठी। विधानसभा सत्र बुलाकर कृषि कानून रद्द करने की मांग। सीएम बोले इन पर पहले से ही काम कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल देखी जा रही है। सिद्धू मंगलवार दोपहर बाद अचानक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय पहुंचे। यहां उनकी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे इस बैठक में सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर
सिंह को 5 मांगों वाली चिट्ठी सौंपी। सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा प्राइवेट थर्मल प्लांट के साथ सरकार के पावर परचेंट एग्रीमेंट को रद्द और रिन्यू करने की मांग भी की गई। सिद्धू और कैप्टन के बीच किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सिद्धू ने विधानसभा का सत्र बुलाकर केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की ताकि इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सके। वहीं दोस्तों, पंजाब में प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों, लाइनमैनों का मसला हल करने की भी मांग की गई। सिद्धू ने यह मांग भी की कि पंजाब में नशा खत्म करने के साथ उससे जुड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये सभी मुद्दे कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दिए गए 18 सूत्रीय फार्मूले में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 का दूसरा मुकाबला हुआ पोस्टपोन्ड। कुणाल पांड्या मिले कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार रात 8 बजे से होना था, लेकिन कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही भारत और श्रीलंका की टीमें आइसोलेशन में चली गई है। BCCI ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। फिलहाल दोनों टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ की कोरोना जांच की जा रही है। अब यह मैच बुधवार को होने की संभावना है। दोस्तों, भारत ने पहले ही T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर बढ़त बना ली थी, लेकिन अब इस सीरीज पर खतरा मंडरा रहा है। बीते रविवार को खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 38 रनों से हरा दिया था। BCCI ने मंगलवार शाम ट्वीट करके बताया कि कुणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। BCCI ने ट्वीट किया कि कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस वजह से दूसरे मैच को स्थगित करना पड़ रहा है। अगर कोई दूसरा खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं पाया गया तो यह मैच कल खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राज कुंद्रा केस। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए राज कुंद्रा, बेल पर कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, अश्लील फिल्म निर्माण मामले में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अश्लील फिल्मों के निर्माण और मोबाइल ऐप के जरिए उनके प्रसार के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को अश्लील कंटेंट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंद्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म बनाने और ऐप्स के जरिए उसे प्रसारित करने के बारे में खुलासा किया था। हालांकि पुलिस ने मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाने के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच के दौरान राज को लेकर उनके घर भी गई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के जुहू स्थित बंगले पर पुलिस ने रेड की। वहां अच्छी तरह तलाशी अभियान चलाया गया था। मामले में राज कुंद्रा की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, CBSE 10th रिजल्ट 2021 इस हफ्ते जारी किया जा सकता है 10वीं CBSE बोर्ड का परिणाम। जी हां दोस्तों, अगर आपके भी सगे संबंधी या फिर आपके घर का कोई सदस्य CBSE बोर्ड से 10वीं कक्षा के एग्जाम दिए हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा CBSE 10वीं परिणाम 2021 जल्द ही जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। CBSE कक्षा 10 के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिलॉकर ऐप और वेबिस्ट पर जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान CBSE कक्षा 10 के परिणाम की तारीख और समय की घोषणा 1-2 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा अब तक देश की 10% आबादी को दिए गए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों की संख्या 9 करोड़ 38 लाख को पार कर गई है, यानी कि कुल वयस्क जनसंख्या का 10%। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 44.19 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। देश में 18 से 44 साल वालों की अनुमानित जनसंख्या 59.7 करोड़ है, जबकि 45 से 59 आयु वर्ग वालों की आबादी 20.9 करोड़ है। इस तरह से 18 साल और उससे अधिक आयु की कुल अनुमानित जनसंख्या 94.4 करोड़ है और 60 साल व उससे ज्यादा उम्र की अनुमानित जनसंख्या 13.8 करोड़ है। इनमें से 10% जनता को दोनों टीके लग चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19 करोड़ 43 लाख 37 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 41 लाख 62 हजार के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,14,40,000 से ज़्यादा इस महामारी के संक्रमित मरीज आ चुके हैं। वहीं इनमें से 4,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने भी आए हैं। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो इनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों ये तमाम राज्य इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी आय का गलत असेसमेंट करने का आरोप उन पर लगाया गया। इस पर हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा कि साल 2016-17 में उनकी आय 9,66,28,470 थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी आय को 13,19,66,530 रुपए बताया रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ गलत असेसमेंट करने और उनकी रिवीजन खारिज करने के खिलाफ हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की, उस पर कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन खारिज कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर भारी पानी, कई इलाकों में हुआ ट्रैफिक जाम। जी हां दोस्तों, राजधानी के लिए हर साल मानसून में होने वाली बारिश राहत के साथ आफत भी लाती है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद लंबा जाम लग गया। इसके अलावा बदरपुर से दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते पर अंडरपास में भारी जल भराव के कारण ट्रैफिक रोकना पड़ा। वहीं दोस्तों दिल्ली में बारिश के चलते सड़कों पर कई लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गई, तो कई घंटों तक जाम में कई लोग फंसे रहे। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस और ITO और मथुरा रोड पर बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया। राजधानी में सुबह काफी जोरदार बारिश हुई। वहीं दोस्तों दिल्ली के अलावा दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश हुई और कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई। कुछ जगहों पर सरकार ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जोरदार वापसी, स्पेन को 3-0 से हराया। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में करारी शिकस्त के बाद जोरदार वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक की पुरुष हॉकी स्पर्धा के पूल ए में मंगलवार को अपने तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से हरा दिया। भारत की ओर से रुपिंदर पाल सिंह ने 15वें और 51वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि सिमरजीत सिंह ने 14वें मिनट में 1 गोल दागा। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर विजय शुरुआत की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में उसे एक साथ की करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया में तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं एसी, धरती को पहुंच रहे हैं नुकसान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच मौसम की नाराजगी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, चीन और रूस समेत तमाम देशों में मौसम का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। भारत में उमस भरी गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। मानसून आने के बाद भी देश के कई हिस्से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी उमस भरी गर्मी से बचने के लिए घरों में एसी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। अब लोगों की यही आदत उनके लिए आफत बन गई है। गर्मी से राहत पाने के लिए हम जिस एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में हो रहा है, जिससे पूरा वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। कई घरों में तो गर्मी से बचने के लिए 3 से 6 एसी तक लगे होते हैं। ऐसे लोगों का तर्क होता है कि लू चलने पर न तो हीट वेव में बच्चे अपने घरों में रह सकते हैं और न ही लिविंग रूम में काम कर सकते हैं, लेकिन यह आदत बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला मुक्केबाज ने जगाई पदक की उम्मीद, बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची लवलीना, जर्मनी की नेदिन को दी मात। जी हां दोस्तों, पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय मुक्केबाज लवलीना 69 केजी में मंगलवार को यहां जर्मनी की अनुभवी नेदिन को कड़े मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मंगलवार को रिंग में उतरने वाली एकमात्र भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने से 12 साल बड़ी नेदिन को 3-2 से हराया। दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में पदार्पण कर रही थी और लवलीना
लवलीना भारत की 9 सदस्यीय टीम से अंतिम 8 में जगह बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तनाव भरे मुकाबले में 23 साल की लवलीना ने शानदार जज्बा दिखाया और बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रही। लवलीना ने तीनों दौर में खंडित फैसले से जीत दर्ज की। ओलंपिक की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली जर्मन की पहली महिला मुक्केबाज 35 साल की नदीन 2 बार विश्व चैंपियन की कांस्य पदक विजेता और पूर्व यूरोपियन चैंपियन भी रह चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम मिजोरम डिस्प्यूट। असम सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, शहीद जवानों को 50-50 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए का ऐलान। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के अचानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाने से राज्य की संवैधानिक सीमा की सुरक्षा कर रहे असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई और 1 पुलिस अधीक्षक समेत 60 अन्य लोग घायल हो गए। असम सरकार ने शहीद जवानों को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिलचर में असम मिजोरम सीमा संघर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री घायल पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टरों को उनका सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी। पिछले 4 हफ्ते में 22 जिलों में बढ़े कोरोना के मामले। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर का संकट सिर पर है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर सचेत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी हमें कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अभी भी सतर्कता की आवश्यकता है। 22 जिलों के हालातों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। इन जिलों में पिछले 4 हफ्तों में मामले बढ़े हैं, यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि 62 जिलों में रोजाना कोरोना के 100 मामले आ रहे हैं। 22 जिलों में पिछले 4 हफ्ते में मामले बढ़े, यहां लगातार मामले बढ़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में शोलापुर में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। 54 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। हम उन इलाकों को ट्रैक कर रहे हैं जहां केस बढ़ रहे हैं ताकि उन इलाकों में सख्ती बरत सकें। यानी कि दोस्तों कोरोना महामारी शांत नहीं हुई है और तीसरी लहर फिर से उठने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान तो यही बता रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन से देश की ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया गया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर कि महात्मा गांधी का अपमान हुआ था, उनको ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया गया था, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।